हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने हिंदी शिक्षण में अनुवाद का अर्थ, विशेषताएं एवं रचना शिक्षण का अर्थ, विधियां, सोपान एवं महत्व टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक हिंदी शिक्षण में गृह कार्य, महत्व, स्वरूप एवं संशोधन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी शिक्षण में गृह कार्य, स्वरूप, महत्व एवं संशोधन। इसमें हम यह जानेंगे कि गृह कार्य का अर्थ एवं स्वरूप क्या होता है। विद्यालय में पढ़ाए हुए पाठ या विषय से संबंधित जो कार्य विद्यार्थियों को घर पर करने के लिए दिया जाता है उसे गृह कार्य कहा जाता है। यह शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है जिसके माध्यम से विद्यार्थी कक्षा में सीखी हुई बातों का अभ्यास करते हैं। गृह कार्य का अर्थ है घर पर करने के लिए दिया जाने वाला कार्य, अर्थात विद्यालय में जब एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो विद्यार्थियों को किसी भी विषय या फिर पाठ से संबंधित जो भी कार्य उनके अभ्यास के लिए घर पर करने के लिए दिया जाता है वह गृह कार्य कहलाता है। गृह कार्य का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों का बार बार अभ्यास हो एवं विद्यार्थियों का ज्ञान स्थायी हो। ठीक है, गृह कार्य दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है लिखित गृह कार्य और दूसरा है मौखिक गृह कार्य। लिखित गृह कार्य का मतलब होता है लिख कर किया जाने वाला कार्य एवं जो मौखिक गृह कार्य है उसका अर्थ होता है मौखिक रूप से किया जाने वाला, अर्थात बोलकर किया जाने वाला कार्य। ठीक है, तो गृह कार्य के दो प्रकार होते हैं, लिखित गृह कार्य और मौखिक गृह कार्य। अब हम यह जानेंगे कि गृह कार्य का स्वरूप कैसा है। अच्छे गृह कार्य में निम्न गुण होने चाहिए। पहला गुण है गृह कार्य विद्यार्थियों की रुचि, आयु और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। विद्यार्थियों को एक शिक्षक के द्वारा जो गृह कार्य दिया जाता है वह विद्यार्थियों की रुचि, उसकी क्षमता एवं उसकी आयु के अनुसार ही होना चाहिए। उसकी क्षमता से अधिक या फिर उसकी आयु से अधिक या फिर उसकी रुचि के विपरीत उसको गृह कार्य नहीं देना चाहिए। इससे बच्चे के अंदर निरस्ता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है गृह कार्य सरल, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। गृह कार्य है वो सरल, स्पष्ट, शुद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तीसरा है विषयों का संतुलन रखा जाना चाहिए। सभी विषयों का संतुलन रखा जाना चाहिए। सभी विषयों के संतुलन के अनुसार ही विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना चाहिए। चौथा है विद्यार्थियों की घरेलू परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों को एक शिक्षक जब भी गृह कार्य दे तो उसकी घरेलू परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों को उसकी परिस्थितियों के अनुरूप ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए। पांचवा है गृह कार्य का नियमित निरीक्षण आवश्यक है। एक शिक्षक के द्वारा जब नियमित रूप से विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाए तो विद्यार्थियों के द्वारा उस गृह कार्य का नियमित रूप से निरीक्षण एक शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। छठा है गृह कार्य के लिए उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। गृह कार्य करने के लिए एक शिक्षक के द्वारा उचित मार्गदर्शन विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए जिससे वे अपने गृह कार्य को प्रभावी रूप से पूरा कर सकें एवं उनका ज्ञान स्थायी हो सके। सातवां है गृह कार्य में नवीनता एवं रचनात्मकता होनी चाहिए। एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में निरस्ता उत्पन्न नहीं हो एवं उस गृह कार्य के अंदर रचनात्मकता एवं नवीनता का समावेश हो। आठवां है गृह कार्य विविध प्रकार का होना चाहिए। गृह कार्य एक प्रकार का नहीं होकर के गृह कार्य विविध प्रकार का होना चाहिए जिससे विद्यार्थी उबाऊपन महसूस नहीं करें एवं वे रुचि के साथ में गृह कार्य का बार बार अभ्यास कर सकें। नौवां है गृह कार्य उचित मात्रा में दिया जाना चाहिए। एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को गृह कार्य एक अधिक मात्रा में भी नहीं देना चाहिए और बिल्कुल कम मात्रा में भी नहीं देना चाहिए। उनको गृह कार्य एक उचित मात्रा में ही देना चाहिए। 10वां है उसका व्यवहारिक महत्व होना चाहिए। एक शिक्षक के द्वारा जो भी गृह कार्य विद्यार्थियों को दिया जा रहा है उसका व्यवहारिक महत्व भी होना जरूरी है। 11वां है गृह कार्य से स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को गृह कार्य नियमित रूप से दिया जाना चाहिए क्योंकि गृह कार्य से विद्यार्थियों में स्वाध्याय अर्थात स्वयं से पढ़ने की या फिर स्वयं से अध्ययन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। अब हम यह जानेंगे कि गृह कार्य का क्या महत्व है।
पहला है स्मरण शक्ति का विकास। गृह कार्य के द्वारा विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास होता है, क्योंकि गृह कार्य के माध्यम से बार बार विद्यार्थी अभ्यास करता है और विद्यार्थियों को लंबे समय तक वह याद रहता है। दूसरा है स्वाध्याय की आदत। गृह कार्य करने के माध्यम से जब विद्यार्थियों को नियमित रूप से गृह कार्य मिलता है तो विद्यार्थियों के अंदर नियमित रूप से स्वाध्याय करने की आदत विकसित हो जाती है। तीसरा है समय का सदुपयोग। गृह कार्य के माध्यम से विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग करते हैं एवं विद्यार्थी खाली समय में अपने ज्ञान को स्थायी करते हैं। चौथा है स्वतंत्र चिंतन का विकास। जो गृह कार्य करते हैं विद्यार्थी, उसके माध्यम से विद्यार्थी चिंतन करते हैं एवं सोचते हैं, इससे उनकी चिंतन शक्ति का विकास भी होता है। पांचवा है अभ्यास द्वारा दक्षता। जब विद्यार्थी नियमित रूप से गृह कार्य का अभ्यास करते हैं तो उनके अंदर भाषा का ज्ञान एवं लेखन कौशल का विकास होता है। छठा है विद्यालय और घर का संबंध। गृह कार्य के माध्यम से एक विद्यार्थी के अभिभावकों एवं विद्यालय के बीच समन्वय स्थापित होता है। सातवां है त्रुटियों का ज्ञान। जो गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य के माध्यम से एक शिक्षक को विद्यार्थियों की त्रुटियों का पता चलता है एवं उसके बाद फिर एक शिक्षक विद्यार्थियों की कमजोरी एवं कठिनाइयों को पहचान कर उनको दूर करता है। आठवां है व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान। गृह कार्य के माध्यम से एक शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता एवं उनकी कठिनाइयों का पता चलता है। नौवां है कक्षा कार्य की पूर्ति। जब कक्ष में शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो उस दौरान विद्यार्थी पाठ के अंदर कुछ पढ़ना भूल जाते हैं या फिर उनको याद नहीं होता, तो वह गृह कार्य के माध्यम से पूरा हो जाता है। इस प्रकार गृह कार्य है वो कक्षा कार्य की पूर्ति भी करता है। 10वां है पाठ्यक्रम की पूर्ति। विद्यार्थियों को जब गृह कार्य मिलता है तो उस गृह कार्य के माध्यम से पाठ्यक्रम को पूरा करने में भी मदद मिलती है। अब हम यह जानेंगे कि गृह कार्य करते समय विद्यार्थियों से क्या क्या सामान्य त्रुटियां होती हैं। गृह कार्य करते समय विद्यार्थी प्राय निम्न त्रुटियां करते हैं। फर्स्ट है सुलेख संबंधी त्रुटियां। गृह कार्य करते समय विद्यार्थियों के द्वारा अनेक त्रुटियां की जाती हैं, जिनमें से एक है सुलेख संबंधी त्रुटि। जब विद्यार्थी लेखन कार्य करता है तो उसके लेखन कार्य में कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, यही सुलेख संबंधी त्रुटियां होती हैं। दूसरा है वर्तनी संबंधी त्रुटियां। गृह कार्य करने के दौरान विद्यार्थियों में वर्तनी संबंधी त्रुटियां भी हो जाती हैं। तीसरी है व्याकरण संबंधी अशुद्धियां। जब विद्यार्थी गृह कार्य करते हैं तो विद्यार्थियों में व्याकरण संबंधी अनेक त्रुटियां आ जाती हैं। चौथा है विराम चिन्हों का गलत प्रयोग। गृह कार्य करते समय विद्यार्थी जब वाक्यों को लिखते हैं तो वे विराम चिन्हों का गलत प्रयोग कर लेते हैं, जिससे उनमें विराम चिन्हों से संबंधित अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। पांचवा है शब्दों का अनावश्यक पुनरावृत्ति। गृह कार्य करते समय विद्यार्थी अनेक शब्दों को बार बार लिख देते हैं, जिससे शब्दों की अनावश्यक पुनरावृत्ति हो जाती है, जो एक त्रुटि कहलाती है। छठा है अशुद्ध वाक्य विन्यास। विद्यार्थियों के द्वारा अशुद्ध वाक्य विन्यास की त्रुटि भी हो जाती है। सातवां है विचारों में असंगति। गृह कार्य करने के दौरान विद्यार्थियों में विचारों में असंगतता आ जाती है। आठवां है भावों की अस्पष्ट अभिव्यक्ति। गृह कार्य करने के दौरान एक विद्यार्थी के अंदर भावों की अस्पष्ट अभिव्यक्ति हो जाती है। उसके अंदर छिपे हुए भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति कई बार नहीं हो पाती, यह भी एक त्रुटि होती है। ये सभी जो त्रुटियां हैं ये गृह कार्य करने के दौरान विद्यार्थियों से होती है। इन सभी त्रुटियों को एक शिक्षक के द्वारा नियमित रूप से पहचाना जाता है एवं उन त्रुटियों में सुधार किया जाता है, जिससे विद्यार्थी अशुद्धियां करने से बचते हैं एवं वे शुद्धता पर ध्यान देते हैं एवं उनका ज्ञान स्थायी हो पाता है। अब हम यह जानेंगे कि गृह कार्य की संशोधन प्रक्रिया एवं तकनीक क्या है। गृह कार्य की जांच और उसमें सुधार करना शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है।
संशोधन का उद्देश्य केवल त्रुटि बताना नहीं बल्कि विद्यार्थियों को सही रूप सिखाना भी है। जब एक विद्यार्थी गृह कार्य के दौरान त्रुटियां करता है तो एक शिक्षक का ये दायित्व है कि वह विद्यार्थियों की उन त्रुटियों को दूर करे एवं उनको भाषा का सही रूप सिखाए। इस प्रकार गृह कार्य की संशोधन प्रक्रिया एवं तकनीक यहाँ दी हुई है, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ संशोधन के कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है नियमित संशोधन। एक शिक्षक के द्वारा गृह कार्य की जांच नियमित रूप से की जानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की त्रुटियों का नियमित संशोधन हो सके। दूसरा है समय पर जांच। विद्यार्थियों के द्वारा किए हुए गृह कार्य को एक शिक्षक के द्वारा समय पर जांचना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की त्रुटियों को समय पर दूर किया जा सके। तीसरा है त्रुटियों की पहचान। एक विद्यार्थी के गृह कार्य में जो भी त्रुटियां हैं उनको एक शिक्षक के द्वारा स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए, जिससे वह उन त्रुटियों को शीघ्रता से दूर कर सके। चौथा है व्याकरण पर ध्यान। एक शिक्षक को गृह कार्य की जांच करते समय शुद्ध भाषा एवं व्याकरणिक शुद्धता पर बल देना चाहिए। पांचवा है सरल और स्पष्ट सुधार। जब विद्यार्थी गृह कार्य के अंदर त्रुटियां करते हैं एवं शिक्षक नियमित रूप से उसकी जांच करता है तो एक शिक्षक को चाहिए कि वह उन त्रुटियों को इस प्रकार से स्पष्ट जांच करें कि वह सरल और समझने योग्य हो। छठा है संकेत चिन्हों का प्रयोग। जब विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच एक शिक्षक करता है तो एक शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह उसकी त्रुटियों को बताने के लिए कुछ विशेष संकेतों का प्रयोग करें, जिससे विद्यार्थियों को यह पता चले कि उसने गृह कार्य के अंदर किस टाइप की त्रुटि की है और वे उस त्रुटि के अंदर सुधार कर सकें। अब हम यह जानेंगे कि गृह कार्य के संशोधन में कौन कौन से संकेत प्रयोग में लिए जाते हैं। पहला है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। इसके लिए ओनली बैक का संकेत दिया जाता है। दूसरा है व्याकरण संबंधी अशुद्धि। व्याकरण संबंधी अशुद्धि के लिए एक शिक्षक को व्या लिख करके यह संकेत देना चाहिए कि इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धि है। तीसरा है विराम चिन्ह त्रुटि। विराम चिन्ह त्रुटि के लिए विराम को इस प्रकार शॉर्ट में लिख करके संकेत दिया जाना चाहिए। अनावश्यक शब्द के लिए यह क्रॉस का निशान दिया जाना चाहिए। शब्द मिलाकर लिखो, इसके लिए विद्यार्थियों को यह संकेत दिया जाना चाहिए। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, शब्दों को दूर दूर लिख देते हैं, शब्दों को मिलाकर के नहीं लिखते। उसके लिए विद्यार्थियों को एक शिक्षक के द्वारा यह चिन्ह दिया जाना चाहिए। कोई शब्द छूट गया हो, कई विद्यार्थी लिखते समय अनेक शब्दों को बीच बीच में छोड़ देते हैं, तो उसके लिए विद्यार्थियों को यह संकेत दिया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को यह पता लग सके कि उन्होंने कोई शब्द छोड़ दिया है। शब्द अलग करो, इसके लिए विद्यार्थियों को यह संकेत दिया जाना चाहिए। शब्द को जोड़ने के लिए यह प्लस का निशान दिया जाना चाहिए। एवं अर्थ अस्पष्ट है, इसका कोई अर्थ नहीं है, यह विद्यार्थियों को बताने के लिए विद्यार्थियों को प्रश्नवाचक चिन्ह दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यह गृह कार्य संशोधन के लिए कुछ संकेत हैं जो एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को दिए जाते हैं, जिससे विद्यार्थी अपनी त्रुटियों को सुधारता है एवं उनमें संशोधन करता है। अब हम यह जानेंगे कि गृह कार्य संशोधन के लाभ क्या क्या हैं। पहला लाभ है विद्यार्थी अपनी गलतियां पहचानते हैं। जब गृह कार्य के दौरान विद्यार्थी गलतियां करते हैं तो एक शिक्षक के द्वारा उनको संकेत दिए जाते हैं और विद्यार्थी उन संकेतों के माध्यम से अपनी गलतियों को पहचानते हैं एवं अपनी गलतियों को दूर कर पाते हैं। दूसरा है भाषा की शुद्धता बढ़ती है। जब गृह कार्य संशोधन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है तो उससे विद्यार्थियों की भाषा की शुद्धता बढ़ती है एवं वे अशुद्धियाँ करने की गलती कम करते हैं। तीसरा है लेखन कौशल विकसित होता है। गृह कार्य संशोधन के माध्यम से विद्यार्थियों का लेखन कौशल विकसित होता है। चौथा है आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब विद्यार्थी गृह कार्य संशोधन के माध्यम से त्रुटियों को दूर करते हैं तो विद्यार्थियों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। पांचवा है शिक्षक को विद्यार्थियों की प्रगति का ज्ञान होता है। गृह कार्य संशोधन के माध्यम से एक शिक्षक को यह पता चलता है कि विद्यार्थी किस लेवल पर चल रहा है, अर्थात उसकी पढ़ने की क्षमता किस प्रकार की है। हिंदी शिक्षण में गृह कार्य
स्वरूप, संशोधन एवं महत्व टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि गृह कार्य शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विद्यार्थियों में स्वाध्याय, अनुशासन, चिंतन शक्ति एवं भाषा कौशल का विकास करता है। यदि एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को नियमित रूप से एवं शुद्धता के साथ गृह कार्य दिया जाए तो यह विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकता है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।